फ्रेंड्स, आज हम लोग 2020 का और सेमेस्टर का जो आपका है उसका क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग डील करेंगे क्लास में। सब्जेक्ट कोड आपका 16155503 है और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। जो आपके जो एग्ज़ाम है उसमें 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है 20 में, और जो है बाकी जो है 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो इसको हम लोग ओवरव्यू देखेंगे और इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं ये करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसको डिटेल वे में सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उसको थोड़ा ध्यान देते हैं, ग्रुप ए का। द इसेंशियल रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर ए गुड एस्टिमेट इज। इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? तो एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर द वेरियस रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर एस्टिमेट। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो आप जान रहे होंगे, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन है। डिटेल मतलब आपका किस तरह का आइटम उसमें लगने वाला है, उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या शेप साइज, क्या उसका स्पेसिफिकेशन है वो है। उसके बाद फुल डायमेंशनल ड्राइंग वो चाहिए। तीसरा जो है शेड्यूल ऑफ रेट्स। बिना शेड्यूल ऑफ रेट्स का आप एब्स्ट्रैक्ट शीट्स के साथ साथ जो है आप बना नहीं सकते हैं, टोटल कितना आपको पैसा खर्चा होगा। तो ये तीनों चीज का रिक्वायरमेंट है फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्या है? फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए गुड एस्टिमेट। गुड एस्टिमेट मतलब डिटेल एस्टिमेट। तो इसमें आप जो लगाएंगे ऑब्जेक्टिव में आंसर वो होगा ऑल ऑफ एबव। हिंदी में इसलिए रखा है ताकि आप लोग को थोड़ा समझने में आसान हो। कुछ लोगों को इंग्लिश में होता है। एक अच्छा प्रकलन तैयार करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो उसी तरह से है वो हिंदी में सब कुछ का है। विस्तृत, विशिष्ट, पूर्ण, विविध, अरेखन, द अनुसूची और उपयुक्त सही। तो उपयुक्त सही जो है वही सही है। तो ये आप हिंदी में भी लगाएंगे तो यही वाला सही होगा। ऑल्दो हम लोग इंग्लिश में जो है उसको ज़्यादा डील करेंगे, हिंदी के ज़्यादा डील नहीं करेंगे। दूसरा है अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यहाँ बहुत जगह पे इस चीज़ को BIS भी लिख के देता है। क्या है? इसको BIS पूरा ना लिख के BIS देता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी बहुत जगह क्वेश्चन में लिख के आता है। ऐसा कुछ चीज़ के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो द एक्चुअल साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक इज, तो अमित डी, यस सही है। तो इसमें आप बताएंगे द एक्चुअल साइज ऑफ जो है मॉडलर ब्रिक क्या है। मॉडलर ब्रिक आप सब जानते हैं, स्टैंडर्ड जो है। हाँ अमित, राइट, आपका आंसर सही है। तो जो होता है मॉडलर और नॉमिनल दो साइज होता है। तो जो ब्रिक्स होते हैं हम लोग जब ब्रिक वर्क में करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग करेंगे ताकि डेडलाइन के डेड टाइप ना हो। तो हम लोग जो ब्रिक वर्क यूज करते हैं तो इस तरह का हमारा ब्रिक है। तो ये जो साइज है जो कि हम लोग जो ब्रिक की बात करते हैं कुछ इस तरीके का, इस तरीके का आपका ब्रिक होता है। ठीक है। तो ये जो है, और बीच में एक चीज होता है जिसको हम लोग फ्रॉग बोलते हैं। फ्रॉग, ये जो मोटार हम लोग फील करते हैं ना, अमित समझ रहे हैं? ये जो मोटार हम लोग फील करते हैं, इस मोटार को फील करके जो है नेक्स्ट लेयर को जो होता है ग्रिप अच्छा रखने के लिए इसका यूज होता है। तो ब्रिक का जो ये साइज होता है 19x9x9 सेंटीमीटर में सारे रहेंगे। अब हम लोग कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है नॉमिनल साइज। तो नॉमिनल साइज में क्या होता है, IS रिक्वायरमेंट के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि इस नॉमिनल साइज में इस ब्रिक के फेस को हम लोग क्या करते हैं, मोटार देते हैं, इसके बॉटम को मोटार देते हैं, इसके साइड को मोटार देते हैं। तो तीनों तरफ से हम लोग मोटार जो होता है सीमेंट और बालू, या फिर जो आप लाइन के साथ जो आप बनाते हैं सुर्खी, उसके साथ भी करते हैं। तो क्या होता है 10 सेंटीमीटर का एडिशनल लेंथ में, विड्थ में और डेप्थ में एडिशन हो जाता है। तो ये जगह पे अगर ये एक्चुअल के साथ आपके नॉमिनल मिलेगा तो क्या आ जाएगा, ये 20x10x10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। ठीक है अमित? तो ये तरीके से है। तो कभी कभी एक्चुअल और नॉमिनल दोनों पूछेगा तो बोथ ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है। तो इस चीज को आपको देखना होगा।
तीसरा सवाल को हम लोग देखते हैं। ब्रिक फ्लैट सोलिंग, ब्रिक फ्लैट सोलिंग, ध्यान से सुनिए। आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि कब हम लोग मीटर को स्पेसिफाई करते हैं, कब हम लोग मीटर स्क्वायर को स्पेसिफाई करते हैं और कब हम लोग मीटर क्यूब को स्पेसिफाई करते हैं। तो मीटर को तब स्पेसिफाई करते हैं ब्रिक फ्लैट सोलिंग को मेजर करने, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। इसका आंसर आप लोग देखिए क्या है और थोड़ा हम लोग तब तक एक्सप्लेन करते हैं। तो मीटर को तब हम लोग स्पेसिफाई करते हैं जब थिकनेस और जो आपका विड्थ है वो बहुत कम हो, मतलब दो डायमेंशनल, कोई भी दो डायमेंशनल बहुत कम है उस समय में, मतलब दो डायमेंशन के रिस्पेक्ट में जो थर्ड डायमेंशन वो बहुत बड़ा है, पी मीटर स्क्वायर। हाँ, आपका आंसर सही है। तो दो डायमेंशन के रिस्पेक्ट में तीसरा बहुत रिमार्केबल है वहां पे। तो लेंथ, जितना भी लेंथ होता है, ये देखिए, अगर लेंथ को सिर्फ कंसिडर करें तो लेंथ कंसिडर करें, अगर इस तरह का कोई मान लीजिए 30 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का अगर कोई डायमेंशन है तो यहां पे हम लोग लेंथ को कंसीडर करेंगे। उसी तरीके से अगर हमारा 40 बाय 30 और ये अगर डेप्थ, इसका थिकनेस अगर 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है तो वहां पे एरिया को करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ब्रिक फ्लैट सोलिंग। तो ब्रिक फ्लैट सोलिंग कैसे होता है, पूरे कहीं भी ओपन एरिया में ब्रिक फ्लैट सोलिंग होता है, कहीं जैसे कि बिल्डिंग में होता है या रोड के साइड में पिच आउट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है, मीटर स्क्वायर प्रीफर किया जाता है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग क्राइटेरिया में है। अगर ये लेंथ बहुत ज्यादा होगा तो इसमें मीटर, कहीं कहीं पे मीटर में भी लिया जाता है, लेकिन क्योंकि ये डायमेंशनल दोनों विड्थ और लेंथ जो है आपका रिमार्केबल अमाउंट में होता है और थिकनेस उसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है, समझे, इसके रिस्पेक्ट में थिकनेस जो है हमारा बहुत कम होता है सोलिंग में। सोलिंग में क्या होता है, पूरे अपने जैसे आपका कोई भी ओपन एरिया है उसमें करते हैं, तो जैसे 40 बाय 30 या 10 बाय 20 फीट का हुआ तो उस पर्टिकुलर समय में क्या है, उसका थिकनेस क्या है, एक ईंटे के बराबर ही रहता है। तो थिकनेस को नेग्लिफाई कर देते हैं और थिकनेस को बहुत जगह समय में बोल देते हैं ब्रिक फ्लैट सोलिंग 1 ब्रिक थिक, तो थिकनेस स्पेसिफाई करके भी काम कर लेते हैं। तो ये ब्रिक फ्लैट सोलिंग की बात होगी, ठीक है। ये है हिंदी में ब्रिक फ्लैट सोलिंग मापी जाती है मीटर में, वर्ग मीटर में, घन मीटर में, उपयुक्त सही भी में। तो हम लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर में ब्रिक फ्लैट सोलिंग मापी जाती है। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। देखिए, इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट, शॉर्ट वॉल इज मेजर्ड। हमारे पास दो मेथड है अमित, इसका आंसर देखिए। तो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल हमारे पास दो मेथड है। पहला है, दो मेथड में से पहला है सेंटर लाइन मेथड, ठीक है, और दूसरा है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, इन टू इन और आउट टू आउट, इन टू इन और आउट टू आउट। अब ये इन टू इन का आंसर आप अमित, हाँ, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में इन टू इन और आउट टू आउट कहा जाता है। इन टू इन और आउट टू आउट का मतलब क्या, ये पहले हम समझ लेते हैं। इसका बहुत जगह ऐसा भी नाम कहा जाता है। इन टू इन का मतलब जब कहीं भी हम किसी भी डायमेंशन की बात करते हैं, इसको समझते हुए करते हैं, ठीक है। ये हो गया आउट टू आउट और ये डायमेंशन हो गया इन टू इन। तो लॉन्ग वॉल जो है यहाँ क्या दिया हुआ है, इन लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट, शॉर्ट वॉल इज मेजर्ड इन। शॉर्ट का मतलब छोटा है, छोटा का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आउट टू आउट में हम लोग यहां से यहां तक का मेजर करते हैं, ठीक, और इन टू इन में अंदर से अंदर ले रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, शॉर्ट वॉल इज मेजर्ड इन टू इन, इन टू इन, ठीक है, इन टू इन। तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करता है, ठीक है अमित। अगर यही बोल देता शॉर्ट के जगह पे लॉन्गर डायमेंशन, क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे
आउट टू आउट हो जाता। इसीलिए आउट टू आउट, देखिए अगर आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा हो तो लॉन्ग वाल बहुत लंबा दिख रहा है। और एक चीज बताते हैं, आउट टू आउट और इन टू इन से लंबा और छोटा का नहीं, आप जब भी विड्थ को ऐड करते हैं, थिकनेस बाय 2 करके ऐड करते हैं तो वो आउट टू आउट होता है, और जब भी थिकनेस बाय 2 करके उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इन टू इन होता है, अंदर से अंदर का दूरी। अगर नेक्स्ट को देखते हैं, which of the following is the most correct estimate? देखिए इसको, which of the following is most correct estimate? आप सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोक्सीमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट पढ़े हैं, तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट में आप देखे होंगे कि जो अप्रोक्सीमेट में बहुत सारे टाइप्स हैं, डिटेल्स में भी बहुत सारे टाइप हैं, तो इसमें हमको देखना है कि सबसे करेक्ट कौन सा है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है प्लिंथ एरिया मेथड, जो आपका एस्टिमेट का है वो है प्लिंथ एरिया मेथड। दूसरा है क्यूबिकल कंटेंट मेथड, ठीक है। इसका आंसर आपने क्या बोला अमित? सी। देखते हैं, तीसरा है डिटेल एस्टिमेट, चौथा है टिपिकल पे। ये भी आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है, ये भी आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है, और ये भी आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू के नियरेस्ट में आपको जो है क्या कहते हैं, आइटम का रेट के साथ आपको जो है कॉस्ट प्राइस नहीं देगा। इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है क्लास अमित, तो ये जो है आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कभी भी एक्यूरेट या मोस्ट करेक्ट कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसका नाम ही है अप्रोक्सीमेट। वो लमसम वैल्यू आपके जो खर्चा होने वाला है उसके रिस्पेक्ट में आपको वैल्यू देने वाला है। तो इसीलिए प्लिंथ एरिया, देखिए ये सारे एस्टिमेट के टाइम है, इन सबसे आप लमसम कितना आपका खर्चा होने वाला है ये वैल्यू पता कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज से आप कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू के तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया रेट मेथड, क्यूबिक कंटेंट मेथड, डिटेल्ड एस्टिमेट और टिपिकल पे मेथड। तो इसमें आपका जो मोस्ट एक्यूरेट जो है या मोस्ट करेक्ट मेथड है या मोर करेक्ट मेथड जो है वो आपका डिटेल्ड एस्टिमेट मेथड है। इससे आप जो सबसे पहला हमने किया था शेड्यूल ऑफ रेट्स, ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन के मदद से आप पूरी तरीके से एग्जैक्ट वैल्यू के तरफ थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, और उसके लिए भी हम लोग डिटेल एस्टिमेट में और भी रिवाइज्ड है, रिवाइज एस्टिमेट हम लोग करते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट करते हैं, और उससे हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो ये सारे चीज डिटेल एस्टिमेट का पार्ट है। और भी तो डिटेल एस्टिमेट ही है जो कि हमको मोस्ट करेक्ट वैल्यू एस्टिमेट का देगा। अगला मेथड में जाते हैं क्वेश्चन में, A revised estimate is prepared if the original sanctioned estimate exceeds by। इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या होता है, आप लोग देखिए। रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ ओरिजिनल सैंक्शन, ये एस्टिमेट आपका काम करने के लिए अगर जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, और आइदर आप प्राइवेट वर्क ही क्यों ना कर रहे हैं, अगर आप प्रपोजल देते हैं अपने क्लाइंट को, तो रिवाइज एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हैं। तो सैंक्शन रिवाइज एस्टिमेट कब प्रिपेयर करना पड़ता है? जब रिवाइज एस्टिमेट कब प्रिपेयर करना पड़ता है? अगर आपका ओरिजिनल एस्टिमेट जो आपने बनाया है कितने परसेंट से ओरिजिनल, मतलब मान लीजिए कि आपका ओरिजिनल एस्टिमेट 150 लाख का है, तो कितने परसेंट से ये एक्सीड करेगा कि हमको फिर से रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी? इसका आंसर आप लोग देखेंगे। हाँ, आंसर है आपका 5% और मोर। हो सकता है 5% इसलिए क्योंकि एक थोड़ा सा कंटिजेंसी का भी रोल प्ले होता है, थोड़ा बहुत आपका वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, टूल्स एंड प्लांट्स का भी, तो ये सब मिला के उसके बावजूद भी अगर 5% से ज्यादा आपका एस्टीमेट
ओरिजिनल डिटेल्ड आपका जो एस्टिमेट है, सैंक्शन एस्टिमेट अगर एक्सीड करता है तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं, नहीं तो रिवाइज एस्टिमेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द क्वांटिटी ऑफ वुडवर्क फॉर चौखट ऑफ डोर्स एंड विंडोज इज कैलकुलेटेड इन। चौखट सबको पता होगा, देखिए इस क्वेश्चन को। वुडवर्क आपको पता है, लकड़ी का काम जब करते हैं हम लोग तो चौखट होता है और पैनल्स होता है, दो पार्ट रहता है। और जो भी आपका जो क्लोजिंग जो बोलते हैं ना, उसके लिए जो अरेंजमेंट है आपका लॉक अरेंजमेंट वो होता है। 3 पार्टी डोर्स विंडोज में आपके पास एप्लीकेबल है। तो चौखट के बारे में पूछा जा रहा है, आंसर आप लोग देखेंगे। हाँ, चौखट को हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं। चौखट को, इस बात को याद रखिएगा, ये वुडवर्क ही है। चौखट को हम लोग मीटर क्यूब में करते हैं। और अगर यही पैनल सब की बात होती है तो वहां पे आपका पैनल्स की अगर बात होती है तो वहां पे हम लोग जो है स्क्वायर मीटर में। क्यों? क्योंकि पैनल्स देखिएगा अगर ध्यान से तो लंबा लंबा रहता है, ठीक। उसमें विड्थ और लेंथ स्पेसिफाइड करने के लिए, और थिकनेस आपकी बहुत ही कम होती है, 1 इंच 2 इंच ऐसा ही पैनल होता है। कुछ इस तरीके का पैनल का कंडीशन है, 1 इंच 2 इंच ये रहता है। तो इस पर्टिकुलर समय में लेंथ और विड्थ बहुत ज्यादा है और थिकनेस बहुत कम है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में हम लोग क्या करते हैं, मीटर स्क्वायर को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो लेकिन दोनों वुडवर्क ही है। इसी तरह ब्रिकवर्क में भी आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारा पार्ट है जिसको कि हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया जो होता है रेट, जब हम लोग प्लिंथ एरिया मेथड जब यूज करते हैं फॉर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, तो किस चीज को प्लिंथ एरिया में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका, रूम एरिया, वरांडा एरिया, स्टेयरकेस एरिया, कोर्टयार्ड एरिया। तो 4 एरिया में से कौन सा कंसीडर नहीं करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें रूम का एरिया, प्लिंथ एरिया, अगर रूम को नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। वरांडा, सामने का वरांडा है रूम का, अगर नहीं होता तो हम लोग इतना डिटेल्ड एस्टिमेट कैसे करते। स्टेयर केस को करते हैं, अगर हेलिकल स्टेयर केस हो तो उस समय नहीं करते हैं, बट उसमें भी कुछ क्राइटेरिया जो उसको कंसिडर करते हुए अगर उस तरह से दिया जाए तो हम कर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ कोर्टयार्ड एक चीज है जिसको हम लोग यहाँ स्टेयर केस को भी करेंगे, ये सबको करेंगे, रूम के एरिया को, वरांडा के एरिया को, और इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोर्टयार्ड एरिया। बिल्कुल सही है अमित, कोर्टयार्ड एरिया ही आपका सही आंसर है। अब हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। द अमाउंट एडेड फॉर वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट इन एस्टीमेट इज %% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। हम लोग जब एस्टिमेट बनाए थे तो उस पर्टिकुलर समय में देखे थे कि टोटल कॉस्ट के बाद भी कुछ परसेंट हम लोग ऐड करते हैं, जिसमें कि वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट, कंटिजेंसी, प्रॉफिट ऑफ क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और उसके साथ साथ क्या था, वाटर सप्लाई का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब चीज का भी हम लोग चार्जेस ऐड करते हैं। तो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट काम स्टार्ट करने के लिए जो काम हम लोगों को करना पड़ता है उसका परसेंटेज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का, यहाँ देखिए परसेंटेज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का क्या आएगा। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो आंसर इन्होंने दिया है बिल्कुल सही है, 1.5 से 2% आएगा, ठीक है। 10 से 12% जो होता है ये आपका चार्ज जो है ये आपको देना पड़ता है। अगर आपका स्टेप है तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए देना पड़ता है, बड़े छोटे छोटे मोटे कामों के लिए 15% तक एक्सीड करता है। तो ये परसेंटेज अलग अलग केस में अलग अलग जाता है, ठीक है। इन विच वर्क थिकनेस इज स्पेसिफाइड, यहाँ देखिए क्वेश्चन है किस काम में थिकनेस स्पेसिफाई करते हैं।
पेंटिंग थिकनेस में करते हैं क्या, देख लीजिए आप। व्हाइट वॉशिंग थिकनेस में करते हैं क्या, वो तो लेयर वाइज होता है, उसमें थिकनेस भी स्पेसिफाई नहीं होता। पेंटिंग और व्हाइट वॉशेस को हम लोग पेंटिंग एरिया देखते हैं, लेकिन उसका थिकनेस में हम लोग कोई मायने नहीं रखता है। प्लास्टर सही है आपका, प्लास्टर ही है जिसको कि हम लोग थिकनेस के साथ मेजर करते हैं। जैसे इंटीरियर प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर हम लोग देखते हैं, तो इंटरनल प्लास्टर 12 mm, एक्सटर्नल प्लास्टर 25 mm 2 कोट, ये सिंगल कोट में होता है, सिंगल कोट में होता है। ये डबल कोट में 2 कोट या डबल कोट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टरिंग का काम जो होता है, ये एक्सटीरियर प्लास्टर जो है और इंटीरियर प्लास्टर जो है, दोनों को हम लोग अलग अलग स्पेसिफाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस, और थिकनेस आपको बताया है। कभी कभी पूछा था इंटरनल प्लास्टर इज मेजर्ड, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ इंटरनल प्लास्टर, तो उसका थिकनेस बताइए, तो वहां पे दिया रहेगा 12 mm, 15 mm, 20 mm। तो स्टैंडर्ड जो IS स्टैंडर्ड मेथड है उसके रिस्पेक्ट में इंटरनल प्लास्टर 12 mm होता है और एक्सटर्नल प्लास्टर 25 mm होता है। ठीक है, the volume of cement, the volume of cement required to prepare 10 मीटर क्यूब सीमेंट कंक्रीट, इसका प्रोपोर्शन क्या दिया है, 1:2:4, सीधा सीधी 10 मीटर क्यूब आपको बताया था शुरू में ही। हम लोग क्या है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आप लोग जो भी आंसर देना चाहेंगे। ठीक है, आंसर आपका सही है, तो इसको हम लोग, ये जरूरी नहीं है कि आपको 10 मीटर क्यूब और इस तरह का ही हो, ये चेंज भी हो सकता है, 1:3:6, 1:5:10 हो सकता है, ये प्रोपोर्शन चेंज हो सकता है। 10 मीटर क्यूब के जगह 100 मीटर क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर केस में आपको जो एग्जैक्ट है क्वांटिटी निकालने के लिए आना चाहिए। तो हम लोग सब जानते हैं, ये जो है, ये वॉल्यूम जब भी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वेट वॉल्यूम की बात हो रही है। 110 मीटर क्यूब जो है वेट वॉल्यूम है, इसके रिस्पेक्ट में हमको 1.54 टाइम्स हमें ड्राई वॉल्यूम चाहिए, ड्राई वॉल्यूम चाहिए। हमारा जो भी मटेरियल अवेलेबल है साइड पे वो ड्राई वॉल्यूम है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है तो याद मतलब आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को एग्जाम में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आंसर तो आपका सही है, उसमें हम लोग देखते हैं बना के। तो 1.54, इसको देख लेते हैं, 1.54 इंटू 10, ठीक है, इंटू ये सबको जोड़ देंगे, ये हमने रेट एनालिसिस में किया था, 1 + 2 + 4, तो 1 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 4 2 6 7, इंटू डिवाइडेड बाय 1/7। तो इसको जब आप करिएगा तो कैलकुलेशन 1.54 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7, तो 2.2 मीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। 2.2 मीटर क्यूब इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। कभी कभी ये चीज को बैग्स में भी पूछ देता है, बैग्स में भी पूछ देता है। 1 मीटर क्यूब में 30 जो है 35 लीटर्स आपका होता है, तो ये 1 बैग में 35 लीटर्स होता है, तो उसके अनुसार आप इससे बैग में भी कंसीडर कर सकते हैं, वेट वाइज भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हैं आराम से। इन बिल्डिंग एस्टीमेट, क्वेश्चन को देखिए, इन बिल्डिंग एस्टीमेट द लेंथ इज मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट ऑफ, ये चीज मैंने आपको जब IS 1200 के बारे में बात की तो आपको बताया था। लेंथ सिर्फ लेंथ की नहीं, विड्थ मतलब एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। सिर्फ लेंथ तो आपको पूछा गया है ना, लेकिन ये विड्थ भी, सॉरी एरिया भी आ सकता है और वॉल्यूम भी आ सकता है, तो इसको भी देखेंगे क्या होगा आंसर। आंसर इज, ठीक है, 0.01 मीटर, और यही अगर आपको एरिया में आएगा तो मीटर स्क्वायर, और 0.01, सॉरी
एरिया में आएगा तो 0.01 मीटर स्क्वायर, और यही एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए क्या है 0.01 मीटर क्यूब। तो ये तीनों में से कोई भी आएगा तो इस चीज को आप बता सकते हैं। ठीक है, IS 1200 के रिस्पेक्ट में ये डाटा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। पवन के तो हिंदी में देख सकते हैं। यूनिट वेट ऑफ स्टील इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यूनिट वेट पर यूनिट वेट जो रहता है तो आपका जो है 70, देखेंगे इसको क्या आएगा, 70, 60, 75, 78.5। तो यूनिट वेट इसके साथ हम लोग कुछ डेरिवेशंस भी किए थे, इसको देखेंगे। आंसर तो आपका सही है। तो ये डायरेक्ट याद करने वाला चीज है इसमें। तो 78.5 जो है आपका यूनिट वेट है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो 78.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब आपको स्टील का आएगा। और अगर किसी भी डायमीटर का अगर स्टील हो आपके पास अवेलेबल, और आपको बोले कि उसका एक पूरे छड़ का क्या लेंथ आएगा, जो आपको आता है 12 मीटर या 13 मीटर का, 12 मीटर का, तो आप उसको d²/162, यहाँ पे d जो है डायमीटर ऑफ बार है, डायमीटर ऑफ स्टील बार है। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा अमित, इस तरह से, या फिर जो भी अवेलेबल है ऑनलाइन उनको भी, जो ऑफलाइन भी है, इस तरह से d²/162 के रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, इसको यूनिट वेट को कंसीडर कर सकते हैं। और इसके साथ आप जो है सीधा आप पर रनिंग मीटर आप वेट को कंसीडर कर सकते हैं, सारे जो भी है, राइट फ्रॉम 6, 8 to 6, 8, 20, 10, जो भी आप डायमीटर का 16 आपके पास जो भी अवेलेबल है, जो मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके साथ आप सीधा वेट का कैलकुलेशन पर रॉड छड़ का क्या आएगा ये आप देख सकते हैं। ठीक है, the additional length of one hook in a steel reinforcement rod is, कितना आएगा ये आपको देखना होगा। तो एडिशनल लेंथ ऑफ वन हुक लेंथ, आप सब जानते हैं कि स्टील बार जो हम लोग यूज करते हैं, पहले MS का होता था, आज TMT और HYSD और भी बहुत सारे जो है आपके रीबार्स यूज होते हैं। तो उस सारे चीजों के लिए क्या होता है, एट द एंड जो होता है स्लिपेज ना हो, इस सब के लिए हम लोग हुक और क्रैंक्स यूज करते हैं, क्रैंक्स और हुक्स यूज करते हैं। कुछ इस तरीके का होता है हुक्स, और कुछ इस तरीके का आपका ये चीज हम लोगों को हम लास्ट में देखेंगे थोड़ा। कुछ इस तरीके का आपका ये बीम में यूज होता है, और ये आपका क्या है, इस तरीके का जो है ये टॉप और बॉटम बार, ये आपका स्लैब में तो इस तरीके का होता है। ये जो होता है ये क्रैंक्स होता है, ये आपका बीम में यूज होता है, और इस तरीके का हुक यूज होता है। ठीक है, तो इस हुक का क्या एडिशनल लेंथ होता है वन हुक स्टील में, तो ये जो है आप, सही आंसर आपका ये है 9D, और दोनों तरफ होता है। तो जब हम लोग लेंथ की कैलकुलेशन करते हैं तो एंड टू सेंटर लेंथ L + 2 × 9D करते हैं। ठीक है, और इसी के लिए जब क्रैंक का बात करते हैं तो L + 2 × 0.42D करते हैं। तो ये सब चीज है जो आपको अलग अलग देखना पड़ेगा। तो 9D करते हैं जब टोटल लेंथ की, तो ये छोटा छोटा चीज है जो कैलकुलेशन का पार्ट है, जो हम लोगों ने रेट एनालिसिस के लास्ट में देखा भी था, तो ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, देखिए आप इस क्वेश्चन को, द एक्सपेंस, क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ते समय ऑब्जेक्टिव आप हड़बड़ाए ना। ऑब्जेक्टिव में छोटा सा चीज अगर छूटता है तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत होने का चांस बन जाता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में आप कुछ नहीं कर सकते, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, कट जाएगा तो कट जाएगा, उसका कुछ नहीं है। तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है और बहुत ही आराम से बनाना होता है कि पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली। ठीक है,
द एक्सपेंस ऑफ आइटम विच डू नॉट कम अंडर एनी रेगुलर हेड ऑफ आइटम्स एंड द कॉस्ट ऑफ अनफोर्सीन आइटम्स आर कॉल्ड। क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके बाद आंसर दीजिए, ठीक है। द एक्सपेंस ऑफ आइटम विच डू नॉट कम अंडर एनी रेगुलर हेड्स, हमारे पास दो है हेड्स, आप सबको पता है कौन कौन सा हेड्स अवेलेबल है, दो हेड है, जनरल हेड, जॉब हेड। एनी हेड के अंदर में नहीं आया और उस आइटम का कॉस्ट अनफोर्सीन है, कहीं से भी आ सकता है, उस चीज को हम लोग किस एक्सपेंस के अंतर्गत रखेंगे? एक्स्ट्रा एक्सपेंस, कंटिजेंसी, बोथ ए और बी और नन ऑफ एबव, और कोई और खर्चा के अंदर में उसको रखेंगे, उसको देखते हैं। हाँ ठीक है, तो वैसे आइटम का जो ये एक तरह से बोला जाए तो ये जो है ये डिफिनेशन भी अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में तो दिस इज ऑल्सो ए डिफिनेशन, इसको एक डिफिनेशन भी है। और किसका डिफिनेशन? ये कंटिजेंसी का डिफिनेशन है। कंटिजेंसी जो एप्लीकेबल है उसके लिए डिफिनेशन विद एक्सपेंस ऑफ आइटम विच डू नॉट कम अंडर एनी अदर सबहेड्स एंड द कॉस्ट ऑफ अनफोर्सीन आइटम आर कॉल्ड। ऐसे आइटम को क्या कहते हैं? तो वो खर्च जो कि किसी जगह पे निहित नहीं है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, वो खर्च जो किसी नियमित मत से नहीं आते हैं तथा जो पूर्व में ज्ञात नहीं होते हैं, वैसे मत को, वैसे खर्च को क्या कहेंगे? तो उसको कंटिजेंसी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ डी बी द हाइट ऑफ बैंकिंग, बी द फॉर्मेशन, डी डेप्थ, हाइट और डेप्थ दोनों समझ लीजिएगा, हाइट और डेप्थ दोनों आता है। हम लोग जब कभी अर्थवर्क कैलकुलेशन के जो न्यूमेरिकल के थ्रू उसमें बताए थे, हाइट और डेप्थ दोनों बोलते हैं। बी बी द फॉर्मेशन विड्थ एंड एस इज टू 1 बी द साइड स्लोप, द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ इस तरीके का। आपका ये बी है, ये एस इज टू 1 है और ये यहां से यहां तक का डेप्थ है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी, देखिए इसका आंसर देखिए आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, एक्सप्लेनेशन हो गया, आपको देखना ऐसे ही पड़ेगा एग्जाम में। कभी कभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी दे सकता है एग्जाम में, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बस आपको फॉर्मूलाज ही पूछे जाएंगे। तो जैसे कि अभी 1:4 जो था 1:2:4 का रिस्पेक्ट में आपसे पूछ दिया था कि कितना पड़ेगा आपको मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट, तो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो इस पर्टिकुलर चीज में हम सब जानते हैं, हम लोगों ने टेबल बनाया था, याद होगा, एस बी डी डी स्क्वायर एस डी स्क्वायर करके। तो उस पर्टिकुलर समय में, हाँ ठीक है, इस पर्टिकुलर समय बी डी बीटा, देखिए ध्यान से देखिए, बी डी बी इंटू डी इसका, और एस डी स्क्वायर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला केस, दोनों तरफ एस डी स्क्वायर हाफ इंटू एस इंटू डी स्क्वायर, एक तरफ का ट्रायंगुलर पोर्शन और ये दूसरा ट्रायंगुलर पोर्शन इंटू 2। तो बी डी प्लस एस डी स्क्वायर विल बी द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। बी डी विल बी द डेप्थ और एस डी स्क्वायर विल द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस चीज को याद नहीं रखेंगे तो इस तरह से बना सकते हैं ज्योमेट्री के मदद से, ठीक है। डैम प्रूफिंग कोर्स, डैम प्रूफिंग कोर्स की बात करते हैं। डीपीसी इज प्रोवाइडेड एट विच लेवल, देखिए इसको, डैम प्रूफिंग कोर्स पानी ना आए नीचे से, ध्यान से देखिए, डैम प्रूफिंग अगर हिंदी में पढ़ेंगे सील रोधी रद्दा डीपीसी, तो ये कहां पे दिया जाता है? बिल्डिंग में, ये बिल्डिंग का पार्ट है या जो भी आप जहां पे पानी आप चाहेंगे नहीं आने के लिए वहां पे आप इस चीज का जो है आप करते हैं डैम प्रूफिंग कोर्स। तो यहाँ पे देखते हैं किस लेवल में, पहला ग्राउंड लेवल की, दूसरा सील लेवल की, तीसरा प्लिंथ लेवल की, सभी लेवल पे कर सकते हैं।
तो डैम प्रूफिंग आप सब जब बिल्डिंग का देखे होंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपने देखा होगा कि इस तरीके से आपका था, यहाँ पे एक जगह पे जीएल लिखा था और एक जगह पे पीएल लिखा था, और यहाँ पे विंडो सब है, वहां पे स्टील लेवल आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों लेवल मैंने बताया, ग्राउंड लेवल में देंगे, प्लिंथ लेवल में देंगे कि स्टील लेवल में देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है जो आपके कलीग ने दिया है बिल्कुल सही, ये प्लिंथ लेवल पे आपका आंसर जो है सही है। प्लिंथ से ऊपर पानी का जो डैम प्रूफिंग कोर्स जो है वो किया जाता है, पानी के अवरोध करने के लिए, रोकने के लिए डैम प्रूफिंग कोर्स किया जाता है। ठीक है, सही जवाब है आपका। When engineering department pick up the work of other department, the amount charged towards the design, supervision and execution etc. is called। ये क्या कहलाता है? जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के किसी भी, जब अभियंत्रण विभाग के किसी अन्य विभाग को कार्य दिया जाता है और वो डिजाइन करता है, सुपरवाइज करता है और सारे काम करता है, तो वैसे जो चार्ज उस पर्टिकुलर एस्टिमेट पे लेआउट होता है, लेविड होता है, उस चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? सर्विस चार्ज, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, सेंटेज चार्ज या सभी? सर्विस चार्ज आप सबको पता है क्या होता है, आप एक एक करके उसको समझेंगे। जब कोई भी चीज खराब होता है तो उसमें सर्विस करवाते हैं, उसका जो चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है या नौकरी का। तो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट सामान को लगा के अपना काम लेने के लिए जो हम लोग करते हैं, उस पर्टिकुलर काम सामान को चालू रखते हुए जो आपको सामान चाहिए वर्क काम करवाने के लिए उस पर्टिकुलर को, उसको हम लोग वर्क चार्ज कहते हैं। सेंटेज चार्ज का एक तरह से ये डिफिनेशन भी है और यही सही है, इज कॉल्ड सेंटेज चार्ज। अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट का आदमी किसी और डिपार्टमेंट के आदमी का काम करता है तो उनको सेंटेज दिया जाता है अलग से। ठीक है, तो ये कहलाएगा सेंटेज चार्ज। ठीक है, ठीक है, एकदम सही आंसर था आपका। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क। अर्थवर्क का कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी होता है, इनिशियल पार्ट है, बताइए। ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, एवरेज डेप्थ मेथड, मिड सेक्शन एरिया मेथड, बिस्मोइडल फॉर्मूला मेथड, इन चारों में से कौन सा मेथड सबसे एक्यूरेट आंसर देता है? तो सबसे एक्यूरेट आंसर जो देता है वो होता है मिड सेक्शन मेथड। मिड सेक्शनल मेथड जो होता है सबसे एक्यूरेट मेथड है फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क, क्योंकि हर सेक्शन में इसका आप निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हर सेक्शन वाइज डिवाइड कर करके आप आराम से इसका एरिया वाइज आप निकाल सकते हैं। तो मिड सेक्शन मेथड सबसे सही मेथड है जिसमें कि हम लोग सेक्शन वाइज डिवाइड करके हर जगह का एरिया वाइज वॉल्यूम निकाल लेते हैं। द लास्ट वन इज, इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन इट। द रेट ऑफ द आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन इट क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो इसमें है आपको देखना पड़ेगा कि किस पे आपका, तो इसमें जो है रेट ऑफ एन आइटम, तो हम लोग बताए थे रेट एनालिसिस जब हम लोग किए थे तो उस समय रेट एनालिसिस में हम लोग देखे थे कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसपे कि रेट एनालिसिस किया जाता है। तो स्पेसिफिकेशन था, मिक्स प्रोपोर्शन था, वर्क का जो है स्टैंडर्ड था और क्वालिटी था। तो इन चारों चीजों को, बिल्कुल सही है आपका जवाब। तो इन चारों चीज को अगर देखेंगे तो दो अवेलेबल है, तो बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल 20 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप और भी प्रैक्टिस करिए। इसमें से जो कुछ क्वेश्चन है, जो चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान देने का चीज ये है
कि इस सारे क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगले क्लास में 2021 का जो हम लोग 2021 का करेंगे ओड सेमेस्टर इवेंट सेमेस्टर का, तो उसका भी देखेंगे। तो इसमें आपको दो चीज याद रखना है, IAS 1200 का आपको अच्छे से नॉलेज रखना पड़ेगा, और दूसरा जो है रेट एनालिसिस, इससे ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इससे आपके ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से एस्टिमेट करने के लिए इसको आपको अच्छे से देखना होगा रेट एनालिसिस में। ठीक है क्लास।